बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 का पाठ द थीफ स्टोरी पढ़ेंगे और समझेंगे। ये स्टोरी फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित है। रस्किन बॉन्ड इज अ वेरी फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स। ये स्टोरी उनकी बाकी कहानियों की तरह सिंपल लेकिन टचिंग है। आओ पाठ पढ़ते हैं। द थीफ स्टोरी। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment, because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh, I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. But I can't pay you. I thought that over a minute. Perhaps I had misjudged my man? Fairly successful hand, काफी हद तक कामयाब. Lean, पतला. Modestly, humbly. नरेटर कहता है कि मैं सिर्फ 15 साल का था जब मैं अनिल से मिला. मैं तब भी चोर था और काफी हद तक एक कामयाब चोर था. अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था. वो 25 वर्षीय पतला दुबला व लंबा युवक था. उसके चेहरे से मालूम होता था कि वो नर्म दिल, हंसमुख और शांत प्रवृत्ति का है. नरेटर ऐसे ही व्यक्ति को खोज रहा था और अनिल के पास जाकर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया. नरेटर कहता है कि हमेशा थोड़ी बहुत चापलूसी दोस्त बनाने के लिए यूजफुल साबित होती है. उसने भी उसी पैंतरे को आजमाया. हालांकि अनिल पतला दुबला था, एक पहलवान जैसी उसकी बॉडी नहीं थी, फिर भी उसने उसे मक्खन लगाते हुए कहा कि वो भी किसी रेसलर से कम नहीं लगता. जवाब में अनिल ने भी उससे कहा कि वो भी रेसलर जैसा ही दिखता है. अनिल शायद जान गया था कि वो 15 साल का लड़का उससे मित्रता करना चाहता है और ये उसका तरीका है दोस्ती का हाथ बढ़ाने का. नरेटर भी उस समय पतला दुबला था, इसलिए उसे ये सुनकर हैरानी हुई. फिर भी उसने कहा कि वो थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता है. अनिल ने जब उसका नाम पूछा तो तपाक से उसने एक झूठा नाम हरि सिंह बता दिया. अब वो तो था चोर. पुलिस के डर से और अपने पुराने मालिकों के डर से वो हर महीने अपना नाम और ठिकाना बदलता रहता था. अनिल कुछ समय तक रेसलर्स के बारे में स्मॉल टॉक करता रहा. फिर वो वहां से चल दिया. नरेटर उसके पीछे पीछे हो लिया. उसने अनिल को एक बेहद क्यूट और आकर्षक स्माइल दी और कहा कि वो उसके लिए काम करना चाहता है. अनिल ने उत्तर दिया कि उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं. ये सुनकर नरेटर कुछ मुरझा गया. उसे लगा कि वो गलत व्यक्ति के पास काम मांग रहा है. आगे पढ़ें. I asked, Can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony.
But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he'd teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. Hang around, उसी स्थान पर डटे रहना। नरेटर ने अनिल से पूछा, अगर तुम मुझे सैलरी नहीं दे सकते तो क्या मेरे खाने पीने का खर्च उठा सकते हो? अनिल ने जवाब में पूछा, तुम खाना बनाना जानते हो? तो नरेटर ने झूठ बोल दिया, हाँ। जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अनिल का कमरा था। उसने नरेटर को बालकनी में सोने की जगह दे दी, मगर रात का भोजन इतना टेस्टलेस और इतना बेकार बना कि अनिल ने उसे कुत्ते को दे दिया और नरेटर से अपना रास्ता नापने को कहा। नरेटर किसी भी हाल में मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने फिर अनिल को वही क्यूट, वही आकर्षक स्माइल दी। अनिल का दिल पिघल गया और उसने नरेटर को अपने घर में शरण दे दी। अनिल ने उसे खाना बनाना और अपना नाम लिखना सिखाया। उसने वादा किया कि वो उसे वाक्य लिखना और गिनती करना भी सिखाएगा। नरेटर इस बात के लिए एहसानमंद था, क्योंकि वह जानता था कि यदि वो पढ़ लिख जाएगा तो आसमान की बुलंदियों को आराम से छू सकता है। आगे पढ़ें। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines. A queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man, because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. By fits and starts मतलब अनियमित रूप से। टक दबाना। अनिल के साथ काम करने में नरेटर को बहुत आनंद आ रहा था। उसकी डेली रूटीन बहुत ही इजी और सिंपल थी। सुबह की चाय बनाने के बाद वो बाजार जाकर दिन भर का राशन ले आता। खरीदारी करते समय वो पैसों में 8 आने 1 रुपए की हेरा फेरी कर ही लेता। अनिल को शायद ये बात मालूम थी, पर वो इस छोटी चोरी को अनदेखा कर देता। अनिल की खुद कोई फिक्स्ड इनकम या सैलरी नहीं थी। जिस हफ्ते उसके पास पैसे कम होते वो उधार ले लेता, जिस हफ्ते पैसे ज्यादा होते वो उधार दे देता। खर्चे पानी के बारे में वो खूब चिंतित रहता था, पर जैसे ही उसके हाथ में पैसे आते वो खूब मौज मस्ती करता, जमकर खर्चा करता। वो किसी पत्रिका के लिए लेखन कार्य करता था। नरेटर को पैसा कमाने का ये जरिया कुछ अजीब लगा, पर उसे क्या, वो तो यहां आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन अनिल खूब सारे नोटों का बंडल लेकर घर में दाखिल हुआ। उसका कहना था कि उसकी एक पुस्तक पब्लिशर ने खरीद ली है।
उसने नरेटर के ही सामने सारे पैसे गद्दे के नीचे रख दिए। नरेटर ने कहा कि वो अनिल के पास 1 महीने से काम कर रहा था, पर शॉपिंग के समय जो 8 आने रुपए की वो हेरा फेरी करता, उसके अतिरिक्त उसने कोई चोरी नहीं की थी। हालांकि उसके पास भरपूर मौके थे हाथ साफ करने के। अनिल ने अपने कोई भी रुपए पैसे को ताले चाबी में नहीं रखा था। घर की मेन एंट्रेंस की चाबी भी नरेटर के पास थी। नरेटर कहता है कि किसी लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, क्योंकि उसके पास काफी पूंजी और पैसा होता है। थोड़ी चोरी हो भी जाए तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक मनमौजी, लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि उसके पास कितना धन है। चोरी हो भी जाए तो उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसे में चोरी करने का सारा चैलेंज, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। आगे पढ़ें। Well, it's time I did some real work, I told myself. I'm out of practice. And if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. नरेटर ने पैसा देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने खुद से कहा कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है, उसे वापस काम पर लग जाना चाहिए। उसने अपने गलत इरादे को जस्टिफाई करने के लिए दलील दी कि वैसे भी अनिल तो मुझे सैलरी देता नहीं है और ये पैसे वो फिजूल खर्ची करके बर्बाद कर देगा। रात को जब अनिल सो चुका था, नरेटर दबे पांव उसके बिस्तर के पास गया। चांदनी ने कमरे में काफी उजाला किया हुआ था। अनिल का चेहरा एकदम शांत था। उसके मुख पर चिंता, डर या तनाव की एक भी रेखा न थी। इसके विपरीत नरेटर के चेहरे पर अनेक रेखाएं थीं। उसने अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ देख लिया था। दुख, तकलीफें, अकेलापन और संघर्ष। यही कारण है कि उसके चेहरे पर एक मैच्योरिटी दिखती थी। नरेटर ने मन ही मन सोचा कि यदि वो पैसा चुरा लेता है तो रात 10:30 बजे की गाड़ी जो लखनऊ जाती है उसे पकड़ सकता है। इसी इरादे से उसने गद्दे के नीचे हाथ डालकर पैसे चुरा लिए। अनिल ने जब नरेटर की तरफ करवट ली तो वो हड़बड़ाकर जल्दी से वहां से निकल गया। आगे पढ़ें। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by a string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason, I can't explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well
was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. सड़क पर पहुंचते ही नरेटर ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। उसके पजामे के नाड़े से 600 रुपए बंधे हुए थे। अब वो बहुत अमीर था। हफ्ते 2 हफ्ते तक वो ऐश के साथ जी सकता था। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म छोड़कर जा रही है। वो लपक कर गाड़ी में चढ़ सकता था, पर वो ठिठक गया और किसी अज्ञात कारण से उसने भाग जाने का इरादा बदल दिया। ट्रेन चली गई और वो उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। वहां उसके कोई मित्र भी तो नहीं थे। किसी होटल में रहना भी मुनासिब नहीं था, लोगों को उस पर शक हो जाता। उसके पास सिर्फ एक ही ठिकाना था और वो था उसी व्यक्ति का घर जिसे उसने कुछ ही देर पहले लूटा था। आगे बढ़े। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. नरेटर कहता है कि उसके छोटे जीवन के छोटे चोरी के करियर में उसने व्यक्तियों और उनके चेहरों की बारीकी से स्टडी की है। प्रत्येक व्यक्ति चोरी हो जाने के बाद अलग तरह से रिएक्ट करता है। सबके मुख पर अलग अलग भाव आते हैं। लालची व्यक्ति के मुख पर डर दिखता है, धनवान व्यक्ति के मुख पर क्रोध और गरीब के मुख पर मूक स्वीकृति दिखती है। मगर अनिल के मुख पर सिर्फ दुख और निराशा ही दिखेगी, पीड़ा दिखेगी। चोरी होने की पीड़ा नहीं, विश्वास के टूटने की पीड़ा। नरेटर यही सब सोचते हुए मैदान के बेंच पर जा बैठा। नवंबर का महीना था, रात का समय, ऊपर से हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। फिजिकली और मेंटली नरेटर बहुत तकलीफ में था। मैदान से उठकर वो बाजार में क्लॉक टावर के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अपने पैजामे में टटोला। उसके हाथों ने चोरी के नोटों को छुआ। वर्षा के कारण वे गीले हो चुके थे। आगे पढ़े। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences, I knew, could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. नोटों को छूते ही उसे अपने अपराध का कुछ एहसास हुआ। उसे अपनी दिनचर्या याद आई।
अभी वो घर पर होता तो किसी अन्य नॉर्मल डे की तरह उसका दिन गुजरता। अच्छी कमाई होने की खुशी में अनिल उसे 2-3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए। पर अब ऐसा नहीं होगा। न तो वो उसका भोजन पकाएगा, न बाजार से उसके लिए राशन खरीदेगा और न ही लिखना सीख पाएगा। चोरी करते समय वो इस महत्वपूर्ण बात को तो बिल्कुल भूल गया था। चोरी करना, पकड़े जाना, ये सब तो मामूली बातें हैं। पर यदि वो पढ़ लिख जाए तो वो रुपया, पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ कमा सकता है। एजुकेशन का क्या महत्व है वो भली भांति समझता था। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि वो वापस जाएगा और अनिल से पढ़ना लिखना सीखेगा। घर में दाखिल होते हुए वो डरा हुआ था, नर्वस था। चोरी करना तो आसान होता है। प्लानिंग करके, सिचुएशन को देख समझकर चोर चोरी करता है। पर नजर बचाकर चोरी के सामान को वापस रखना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। दबे पांव डरते हुए नरेटर ने नोट गद्दे के नीचे दबा दिए। अनिल अब भी सोया हुआ था। चोरी हुई, चोरी का माल वापस भी आ गया, किंतु वो बेखबर, शांत, निश्चिंत होकर सो रहा था। आगे पढ़ें। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we'll start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself, without any effort. हाथ सैंक, दिल बैठ जाना, पूरी तरह से घबरा जाना, डर जाना. Spirits rose, become hopeful. रात को नींद पूरी न होने के कारण नरेटर सुबह देर से उठा. अनिल तब तक चाय बना चुका था. 50 रुपए का एक नोट हाथ में लेकर वो नरेटर के पास आया. नोट को देखते ही नरेटर बुरी तरह बौखला गया. उसे लगा अनिल को उसकी काली करतूत के बारे में सब पता चल गया है. अनिल ने मगर उस बारे में कुछ नहीं कहा. उल्टा उसने नरेटर को पैसे देते हुए कहा कि उसने कल खूब पैसे कमाए हैं और आगे से वो नरेटर को बंधी हुई सैलरी देगा. नोट लेते हुए नरेटर का डर कुछ कम हुआ और आशा की एक किरण उसे दिखाई दी. पर नोट पिछली रात की बारिश के कारण अब भी गीला था. नरेटर समझ गया कि अनिल को उसकी चोरी के बारे में सब पता चल गया है. लेकिन अनिल ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया कि उसे सब पता है. उसने ना कुछ कहा, ना पुलिस की धमकी दी, बल्कि उसने नरेटर से कहा कि वो आज उसे वाक्य लिखना सिखाएगा. नरेटर ने फिर अनिल को अपनी क्यूट और आकर्षक स्माइल दी. पर इस बार वो स्माइल बनावटी बिल्कुल नहीं थी. उसकी स्माइल जेन्युइन थी. यदि हम किसी व्यक्ति की बुरी आदतें छुड़वाना चाहते हैं, सही राह दिखाना चाहते हैं, तो हम प्यार मोहब्बत अपनेपन से उसे बदल सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं, न कि उसे डरा धमका कर, कानून या डंडे का डर दिखाकर. अनिल ने भी नरेटर को कितनी सरलता से चोरी के मार्ग से हटा दिया. उसने ऐसा किया उसका बड़ा भाई बनके, उसकी चोरी को अनदेखा करके और उसकी आत्मग्लानि को जागृत करके. हमारे जीवन में शिक्षा कितने मायने रखती है, ये भी इस कथा में दर्शाया गया है. नरेटर की परिस्थितियां ठीक नहीं थीं. उसके सिर पर माता पिता का साया नहीं था,
इसलिए वो चोर बनने पर मजबूर हो गया। मगर वो जानता था कि उसके दिन तभी फिरेंगे जब वो पढ़ लिख जाएगा। इंसान बुरा नहीं होता, परिस्थितियां बुरी होती हैं। लेकिन प्यार, मोहब्बत और अपनेपन से हम इंसान को सही मार्ग पर ला सकते हैं। यहां पूरा होता है द थीफ स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।